हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके सब्सिडी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपकी मैं इंग्लिश ऑनर्स की क्लास ले रहा हूं, जिसमें आपकी टारगेट करके की जा रही है सारी की सारी पढ़ाई 2023 के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी क्लास चलती रहेगी। आपकी 17 तारीख तक सारे के सारे ख़त्म करने की सारी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सब साथ में साथ आपकी सब्सिडी को भी लेके चलना होगा। तो देखिए, आप कोई भी ऑनर्स कर रहे होंगे, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे जो ऑनर्स कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए सब्सिडी सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो आपकी सब्सिडी के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करने होंगे, आपको उसके लिए तैयारी करने होंगे, क्योंकि वो भी आपके नंबर जुटेंगे। 500 का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 200 तो मायने रखते हैं आपके लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके अच्छे मार्क्स के लिए ये सब भी मायने रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सिडी की भी तैयारी करना है। अब सब्सिडी के लिए आपको क्या करना है कि गेस पेपर का कोई यूज़ करना है। तो आप गेस पेपर को उसको खरीदने जाइएगा, उसको बार बार रीडिंग कीजिएगा। इससे अच्छा आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इतना भरोसा रखिएगा, क्योंकि इसमें सेट ए अभी करा रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपकी सेट ई एफ जी तक कम से कम 5 से 7 सेट कराएंगे, जिसमें लगभग 400 से 500 क्वेश्चन हम करा देंगे, और उससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन उसी में से आएगा, और कुछ परसेंट क्वेश्चन नहीं भी आए तभी भी आपके 70-80 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये LNMU पार्ट 1 को टारगेट करके किया जा रहा है, जो कि 23 में आपके एग्ज़ाम होने वाले। ठीक है, और 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप LNMU यूनिवर्सिटी से, और आपका सेशन 2022 से 25 है, तो ये वीडियो आपकी सब्सिडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपकी सब्सिडी की जितनी भी क्लासेस होगी, जितनी भी आपकी इसी चैनल पे होगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, सारी की सारी सब्सिडी इस पर लॉन्च की जाएगी, तो इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले सेशन से आपका पूरा का पूरा कोर्स आपको लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए आपकी कोई पेमेंट नहीं करनी होगी, तो आप उसकी भी सारी की सारी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश ऑनर्स की कराई जा रही है, इसके अलावा आपकी दूसरी ऑनर्स की भी कराई जाएगी। तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा आप फॉलो करते रहिए। तो चलिए आपकी हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें हम लगभग 5 से 7 सेट करेंगे। इसमें 2022 को हम टारगेट करके जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो पहले हम 2022 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको करेंगे, फिर 2021, 2020, फिर सेट ए, सेट बी, सेट सी, और उसके अलावा जो आपकी बुक में है जितने भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम बना के आपको करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए 5 से 7 सेट होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इतना भरोसा रखिएगा। तो आपको तैयारी करना है अच्छे से। इस चैनल पे बार बार देखते रहिएगा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है किसी 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 की बुक की। ठीक है, तो आप बस करते रहिए। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञानी की उपयुक्त परिभाषा है। तो सबसे पहला आंसर क्या है, मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभव का विज्ञान है। इसको बहुत फास्ट में मैं करूँगा, इसलिए आप बस सुनते रहिएगा। तो इसके बाद दूसरा क्या है, रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जिसके शंकु अत्यधिक केंद्रित होते हैं, कौन से। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क। कॉर्निया जो है रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है जिसे शंकु अत्यधिक केंद्रित होते हैं। इसके अलावा क्या है, निम्नलिखित में कौन से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, गेस्टाल्ट का कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ग, निकटता है। ठीक है, इसके अलावा बात बताया, तो इसके बाद संवेदना के बारे में बताया जा रहा है। संवेदना संवेदना क्या है, संवेदना के लिए, जबकि प्रत्यक्षीकरण के लिए है। तो इसका आंसर होगा संवेदना क्या, स्वाद के लिए है। ठीक है, और जबकि प्रत्यक्षीकरण दृष्टि के लिए है। ठीक है, उसके बाद इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो श्रवण संवेदन की मूलभूत विशेषताएं हैं। तो मूलभूत विशेषताएं किसके लिए है, श्रवण जो है श्रवण संवेदन तारता की भी मूल विशेषता है, ध्वनि रूप की भी है, और प्रबलता की है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए छठा आपका क्वेश्चन क्या है, तो देखिए व्यक्ति जो कुछ भी हो अनुभव करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन, पुस्तक एनिमल एंड इंटेलिजेंट द्वारा में लिखी गई थी, कितने में लिखी गई थी, 1898 में लिखी गई थी, और किसके द्वारा, थान डाइक के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो दृष्टि समायोजन, यहाँ पे लिखा है दृष्टि समायोजन आँख की किस संरचना में परिवर्तन के कारण रहा। तो लेंस के दृष्टि समायोजन आँख की किस संरचना के परिवर्तन के कारण हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर है लेंस। इसके बाद क्या है, अधिगम के संबंध सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो अधिगम के संबंध सिद्धांत को सीखने का परीक्षण और त्रुटि, यहाँ पे देखिए सीखने का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत उत्तर घ, इसका सीखने की प्रशिक्षण और त्रुटि सिद्धांत कहा जाता है अधिगम के संबंध सिद्धांत को। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, तो देखिए उसके बाद आपकी बात करें तो देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, डैश ने प्रत्यक्षीकरण को संवेदनाओं और उसके अर्थ के कुल योग के रूप में परिभाषित किया। तो कौन,
ये गेस्टालिट्स, ठीक है, ये जो है प्रशिक्षण की संवेदनाओं और उसके अर्थ को कुल योग के रूप में परिभाषित किया। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, तो देखिए इसके बाद आपकी क्वेश्चन क्या है, तो इसमें 11वां क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, तो इसका है जो है लैटिन शब्द से। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन वर्ड से, लैटिन शब्द से, ठीक है, लैटिन भाषा से। इसके बाद दृष्टि संवेदना की विशेषता क्या है, उपयुक्त सभी। दृष्टि संवेदना की विशेषता वर्ण भी है, दीप्ति भी है और संतृप्ति भी है। तो याद रखिएगा दृष्टि शब्द की विशेषता तीनों है, वर्ण, दीप्ति, संतृप्ति। इसके बाद क्या है, दृष्टि संवेदना की संतृप्त प्रकाश तरंग की आंसर क्या होगा डैश में, तो देखिए सबसे पहले आंसर इसका होगा घ, जिसमें से क और ख दोनों आंसर है। तो देखिए क और ख, तो यहाँ पे पूरा आंसर बनेगा दृष्टि संवेदना की संतृप्त प्रकाश तरंग बारंबारता और शुद्धता से निर्धारित होती है। किससे, बारंबारता और शुद्धता से। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए अभ्यास, अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो पहले रहेगा डैश से उत्पन्न, फिर डैश के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो क्या होगा, अभ्यास से उत्पन्न व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से ही अधिगम है, ठीक है। उसके बाद आपकी 15वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपके 15वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रभाव के नियम को सबसे अच्छा बताता है। तो प्रभाव का नियम है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा प्रभाव का नियम क्या होता है। तो इसमें ख होगा, तो अगर यह काम करता है तो इसे दोहराए, ठीक है, अगर कुछ काम करता है तो उसी को दोहराना चाहिए, प्रभाव के नियम में यही कहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, सबसे पहले किसने बताया कि संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक है, संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले किसने बताया था, इसका घ होगा आंसर, बरदाई, बरदाइमर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका कि थाईडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। थाईडाइक का अधिगम सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, तो इसका घ, इनमें से कोई भी नहीं, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, चाहे व्यवहारीवादी सिद्धांत हो या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो, थाईडाइक का कोई अधिगम सिद्धांत इसके अंदर नहीं आता है। तो इसके बाद बोला जा रहा है 8वां, डैश में सभी व्यक्ति उद्दीपन का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं, जबकि डैश में उद्दीपन का अर्थ अस्पष्ट रूप से गलत लगाया जाता है। तो देखिए प्रतीक्षीकरण से सभी व्यक्ति उद्दीपन का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं, जबकि भ्रम से उद्दीपन का अर्थ अस्पष्ट रूप से गलत लगाया जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हेल्महोल्ट्ज के अनुसार पीला द्वितीयक रंग है। हेल्महोल्ट्ज के अनुसार जो पीला जो रंग है वो द्वितीयक है, ठीक है, द्वितीयक रंग है। उसके बाद आपकी 20वें की बात करें तो देखिए 20वां क्या है आपका, तो निम्नलिखित में से कौन थाईडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ख, अवलोकन का नियम। अवलोकन का नियम जो है थाईडाइक का प्रतिपादित सीखने के नियम नहीं है। इसके अलावा क्या है, प्रकृति के लिए जीन है, प्रकृति के लिए क्या है, जीन है, जबकि पर्यावरण पोषण के लिए है। पर्यावरण किस लिए है, पोषण के लिए, और प्रकृति के लिए जीन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो देखिए उसके बाद बोला जा रहा है आपका अल्पकालिक समृद्धि की अवधि है। अल्पकालिक समृद्धि की अवधि है कौन है, 30 सेकंड। अल्पकालिक समृद्धि की अवधि 30 सेकंड होगी। उसके बाद ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज बोलते हैं इसको। ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत कौन होगा, हेल्महोल्ट्ज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्वनि संवेदन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हेल्महोल्ट्ज द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करें आपके 24वें क्वेश्चन की, तो देखिए 24वां क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए फिगर ग्राउंड संबंध सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो फिगर ग्राउंड जो है सबसे पहले किसके द्वारा संपादित किया था, तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, गेस्टाल्ट, उसके द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद क्या है, दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान और तथ्यों की समृद्धि को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा अर्थगत समृद्धि। दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान और तथ्यों के समृद्धि को कहा जाता है अर्थगत समृद्धि। उसके बाद बोला जा रहा है आपका डैश व्यक्ति को उत्तेजनाओं से अवगत कराती है। डैश मतलब यहाँ पे प्रशिक्षीकरण व्यक्ति को उत्तेजनाओं से अवगत कराती है। इसके बाद आपके बारे में बोला, इसके अगला क्वेश्चन आपका है एबिंग हाउस के अनुसार भूलने की दर इससे तुरंत बाद अधिक होती है।
एबिंग जो हाउस है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके अनुसार क्या है, भूलने की दर इसके तुरंत बाद अधिक होती है किससे, ख होगा इसका आंसर 20 मिनट अधिगम के बाद। कितने मिनट, 20 मिनट अधिगम के बाद। इसके बाद बात करें तो 28वें क्वेश्चन की आपकी बात करें तो देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, तो डैश उत्तेजनाओं को अर्थ देती है, कौन देती है, उत्तेजनाओं को अर्थ, प्रत्यक्षीकरण। ये हम पहले भी कर चुके थे, शायद ये दोबारा आ गया, प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आप क्या है, ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता डैश से निर्धारित होती है, डैश से निर्धारित होती है, तो ग ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता किससे होती है, तो ध्वनि की तीव्रता से। इसके बाद बोला जा रहा है आपके 30वें क्वेश्चन की, कि 1934 में डैश के द्वारा अधिगम वक्र का विस्तृत विवरण दिया गया था, किसके द्वारा, घ आर्थर विल्स के द्वारा। किसके द्वारा, आर्थर विल्स के द्वारा 1934 में आर्थर विल्स के द्वारा अधिगम वक्र का विस्तृत विवरण दिया गया था। उसके बाद 31 क्वेश्चन में है, डैश अपराध करने से पहले अपराधी को मानसिकता को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर ख है, ठीक है, आपराधिक मनोविज्ञान, ठीक है, इसका आंसर आपराधिक मनोविज्ञान। अब इसके बाद बताया जा रहा है, इसके बाद आपकी बात करें तो देखिए भोजन डैश पुनर्बलन है, जबकि रुपया क्या है, द्वितीयक पूर्ण बलन है। यहाँ पे भोजन जो है प्राथमिक पूर्ण बलन है, जबकि रुपया क्या है, द्वितीयक पूर्ण बलन है, ठीक है। उसका 30वें क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपकी 33वां क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम एक मूल सिद्धांत है, किसका है, अवगामात्मक संगठन। पूर्ति का नियम एक मूल सिद्धांत है, अवगामात्मक संगठन। उसके बाद बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है, क्या है, घ इसका आंसर है अनुदैर्ध्य वक्र। अनुदैर्ध्य वक्र जो है अधिगम वक्र नहीं है। उसके बाद 35वां बोला जा रहा है, डैश हस्तक्षेप पीछे की ओर काम करता है और डैश हस्ताक्षर आगे की ओर काम करता है, तो इसका आंसर है देखिए घ होगा, क्योंकि इसका आंसर घ होगा। इसमें बोला जा रहा है पंचोन्मुख जो है हस्तक्षेप के पीछे की ओर काम करता है और अग्रोन्मुख जो है हस्ताक्षर की आगे की ओर काम करता है। अब इसकी 36वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, इसमें 36वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, ठीक है। जब हम कोई अंधेरे, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, 10th की जो चैप्टर है उसमें भी पढ़े होंगे कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, और ताकि हमारी आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश न कर सके। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद आपकी 37वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 37वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, तो सबसे इसका पहला आंसर होगा, इसका होगा बहुक्रिया नियम। बहुक्रिया नियम है जो थॉर्नडाइक जो है उसके सीखने के प्राथमिक नियम में शामिल ही नहीं है। उसके बाद 38वें क्वेश्चन की बात करें तो निकटता के अवगमात्मक सिद्धांत में कहा जाता है कि कोई वस्तु जितनी निकट होगी उसमें उद्गम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसके बाद बोला जा रहा है 39वें में, सीखने के सिग्माइक वक्र को भी कहा जाता है, इसका आंसर होगा ग एस कर्व। सीखने की सिग्माइक वक्र को कहा जाता है क्या, एस कर्व, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें तो 40वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 40वें क्वेश्चन में आपका लिखा है, श्रवण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति और अनुनाद सिद्धांत। श्रवण के सिद्धांत को आवृत्ति या अनुनाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद 41वें में डैश मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार और मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार से संबंधित है, इसका आंसर होगा घ में क्या है, क और ख। तो क कौन है, असामान्य मनोविज्ञान और नैनादिक मनोविज्ञान। तो अब अच्छे से बात करें तो देखिए असामान्य मनोविज्ञान और नैनादिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार और मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और उपचार से संबंधित है। इसके बाद 42वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ध्वनि संवेदन की प्रबलता प्रधानता से निर्धारित होती है, क्या, प्रधानता से, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। ध्वनि संवेदन की प्रबलता प्रधानता से निर्धारित होती है, इसका आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता। इसके बाद आपकी बात करें तो देखिए अधिगम वक्र के प्रवर्तक क्या है, प्रवर्तक है, कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ग ब्रायन और हार्टर क्या है, अधिगम वक्र के प्रवर्तक है, ठीक है।
अब इसके आगे की बात करें तो देखिए तीसरा है आपके 44वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावना को घ क्या है इसका आंसर, चढ़ाता है, कम चढ़ाता। देखिए यहाँ पे पूरा बात बताया जा रहा है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावना को क्या करता है, बढ़ाता है, और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण व्यवहार की संभावना को घटाता है, ठीक है, कम करता है। उसके बाद 45वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है 45वें क्वेश्चन में रंग दृष्टि के यंग हेल्महोल्ट्ज़ सिद्धांत के अनुसार केवल 3 प्राथमिक रंग है, कौन है, लाल है, हरा है और नीला है। रंग दृष्टि के यंग हेल्महोल्ट्ज़ के द्वारा सिद्धांत के अनुसार कि 3 प्राथमिक रंग है, इसमें है लाल, हरा और नीला। इसके बाद आपकी प्राथमिक में कौन प्रतिधारणा की विधि है, कौन है प्रतिधारणा की विधि, तो घ ऊपर के सभी, मतलब इसमें प्रतिभिक्षा विधि भी है, प्रतिवहन विधि भी है और पूर्ण सीखने की विधि भी है, ठीक है। अब इसमें सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह आंसर जो होगा इसका होगा क, कोल्हर द्वारा दिया गया था। इसके बाद सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कोल्हर की जाए तो यहाँ पे 48वें नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो अवगात्मक रक्षा शब्द सबसे पहले डैश के द्वारा और डैश में ही दिया गया था, किसके द्वारा, देखिए क होगा आंसर, जिसमें क्या है, ब्रूनर एंड पोस्टमैन जो था उसके द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था, 1949 में, ठीक है। अब 1949 में दिया गया था। इसके बाद बात करें तो देखिए इसके बाद आपके 49वें क्वेश्चन में है, 49वें क्वेश्चन में आपका क्या बताया जा रहा है, तो 49वें क्वेश्चन में आपका बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ग है आंसर, प्रतीक्षीकरण वातावरण का एक व्यक्ति का तत्काल अनुभव है, प्रतीक्षीकरण वातावरण का एक व्यक्ति का तत्काल अनुभव है। इसके बाद 50वें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तो 50वें क्वेश्चन में आपका है अपकालिक स्मृति को, क्या है लिखा हुआ, अपकालिक स्मृति को डैश भी कहा जाता है, तो अपकालिक स्मृति को देखिए चलन स्मृति भी कहा जाता है, ये है। उसके बाद है सीखने के प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है, क्या, बच्चों के बहुत ही आसान काम देना, सीखने की प्रेरणा को, बच्चों को बहुत ही आसान काम देंगे तो वो करने की कोशिश करेगा, इसलिए बोला जा रहा है सीखने की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है, तो बच्चे को बहुत आसान काम दीजिएगा तो वो करना चाहेगा। इसके बाद 52 क्या बोल रहा है, 52 में क है आंसर, इसका क्या है, फॉरेंसिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक जो होता है, ठीक है, डॉक्टर द्वारा जो सारा फॉरेंसिक होता है, तो फॉरेंसिक मनोविज्ञान आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित करती है। फॉरेंसिक जो होता है वो जो होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को ही सारे कुछ करती है, उसी को हैंडल करती है। उसके बाद क्या है 53 में डैश, डैश के बाद है डैशियल के अनुसार उच्च स्तरीय समस्या समाधान की आंतरिक कहानी ही चिंतन है, ठीक है। उसके बाद 54 में क्या है, तो 54 में है डैश के अनुसार प्रतिक्रियाओं को उनके परिणामों के आधार पर निर्धारित या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका क, प्रभाव के नियम को, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रभाव के नियम को, इसमें क्या कह रहा है, डैश के अनुसार मतलब प्रभाव के नियम के अनुसार प्रतिक्रियाओं का उनके परिणामों के आधार पर निर्धारित या अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका होगा प्रभाव का नियम। तो इसमें फिर है डैश तब होती है, मतलब डैश का मतलब होगा यहाँ पे देखिए ग, अवगात्मक रक्षा, अवगात्मक रक्षा तब होती है जब भावनात्मक उत्तेजनाओं के लिए अभिज्ञान सीमा तटस्थ उत्तेजनाओं की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद 56 की बात करें तो यहाँ पे 56 में क्या लिखा हुआ है, अवगम में व्यक्तिगत कारकों को अन्यथा कहा जाता है, तो क्या है, अन्यथा कहा जाता है, बेकार का कहा जाता है, तो क्या है यहाँ पे आंसर होगा इसका, क्या है, अवगम में व्यक्तिगत कारकों को अन्यथा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा घ। घ में क्या है, अवगम के कार्यात्मक कारक, अवगम के कार्यात्मक कारण। इसके बाद बताया जा रहा है 47वें क्वेश्चन में आपका क्या बोला जा रहा है, भाषा योग्यता के बढ़ने से चिंतन का कौशल है, क्या है, बढ़ता, बढ़ता जो है भाषा योग्यता के बढ़ने से चिंतन का कौशल है। उसके बाद फिर है डैश के पूर्ण अनुपस्थिति के कारण नेत्र गोलक के उस स्थान अंधबिंदु कहा जाता है, तो ग, सलका और शंकु दोनों। यहाँ पे बोल रहा है डैश के पूर्ण अनुपस्थिति के कारण, डैश के पूर्ण अनुपस्थिति के कारण नेत्र गोलक के उस स्थान पर अंधबिंदु कहा जाता है, तो यह सलका, सलाका और शंकु दोनों, ठीक है। उसके बाद है बोर्फ परिकल्पना के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कौन सा कथन सत्य होगा, इसका घ होगा, भाषा चिंतन के केवल प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है अवगम एक
अवगम क्या है? तो देखिए अवगम एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। अवगम एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। उसके बाद आपकी क्या बोला जा रहा है आगे? तो यहाँ पे 61वें क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कार्यात्मक अटलता से समस्या समाधान से बाधा उत्पन्न होती है। यह कथन क्या है? सही है, ठीक है। कार्यात्मक अटलता से समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होती है, समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होती है, ये कि जो कि सही बात है। उसके बाद है डैश, ठीक है, डॉट 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 मनोवैज्ञानिक जीवन भर होने वाले संज्ञात्मक भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों पर शोध करते हैं। तो क क्या है आपका आंसर? क नैनादिक। नैनादिक मनोवैज्ञानिक जीवन भर होने वाले संज्ञात्मक भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों में शोध करते हैं। तो इसके बाद आपका क्या बोला जा रहा है? तो आपकी 63वें क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि देखिए यह दिखाने के लिए एक अग्रणी प्रयोग किसने किया और मूल्य का अवगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यह दिखाने के लिए एक अग्रणी प्रयोग किसने किया, मूल्य का अवगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ख ब्रूनर और गुडमैन, ठीक है। उसके बाद है चिंतन एवं सभी मध्यस्थस्थ क्रियाओं मस्तिष्क के अंदर ही होती है। इस विचारधारा को चिंतन का क्या है? डैश। डैश का मतलब केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, चिंतन में सभी मध्यस्थ क्रियाओं मस्तिष्क के अंदर ही होती है। इस विचारधारा को चिंतन क्या है? केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है समोच्च कॉन्टूर के बीच की सीमा है। तो इसका ख दो समान आकृति, समोच्च जो है, समोच्च जो जिसको हम काउंटूर बोलते हैं, काउंटूर दो समान आकृति के बीच की सीमा है। उसके बाद बोला जा रहा है श्रवण क्या है? यहाँ पे ग देखिए, श्रवण के स्थान सिद्धांत के अनुसार, श्रवण के स्थान सिद्धांत के अनुसार, स्थान यहाँ पे डैश की जगह पे स्थान, तो श्रवण के स्थान सिद्धांत के अनुसार कॉकलिया के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न आवृत्तियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। समझ गए होंगे। अब 67 में क्या है? तो देखिए 67 में आपका क्या क्वेश्चन है? तो अवगात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि एक संतुलित आकृति बनाने के लिए उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है जिसमें सभी भाग शामिल है। तो इसमें कौन सी भाग शामिल है? तो इसका आंसर क्या है आपका? क समरूपता का नियम, ठीक है। उसके बाद है चिंतन के केंद्रीय, यहाँ पे डैश की जगह पे केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन पूर्णतः उद्दीपन अनुक्रिया व्यापार है, ठीक है। एसआर भी बोलते हैं इसको, उद्दीपन अनुक्रिया को। तो चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन पूर्णतः उद्दीपन अनुक्रिया एसआर व्यापार है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 8वें में? तो मति भ्रम झूठी धारणाएं जबकि भ्रम केवल गलत धारणाएं है। ख इसका झूठी धारणाएं गलत धारणा है। मति भ्रम क्या है? झूठी धारणाएं है, जबकि भ्रम क्या है? केवल गलत धारणा है। तो झूठी धारणाएं गलत धारणा इसका आंसर है। इसके बाद क्या है? कक्षा की प्रेरणा की कुंजी है। तो कक्षा की प्रेरणा की कुंजी क्या होती है? तो विषय वस्तु में निहित रुचि, विषय वस्तु में निहित रुचि। उसके बाद फिगर और ग्राउंड का अवगम से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर नीचे होगा। देखिए 71वें क्वेश्चन की आपकी आंसर होगी क्या? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? फिगर और ग्राउंड का अवगम, इसका आंसर है ख अनुभव से उत्पन्न होता है। तो फिगर और ग्राउंड का अवगम कहाँ से उत्पन्न होता है? अनुभव से, ठीक है, एक्सपीरियंस से। उसके बाद है 72 निम्नलिखित में से कौन सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से सीखने के क्षेत्र में प्रेरणा का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है घ व्यवहार को अनुशासित बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अवगात्मक संगठन का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत की गई संवेदी उत्तेजना की तुलना में हमारे कथित रूप की दुनिया की अधिक पूर्ण बनाता है? तो इसका आंसर है घ, ठीक है, पूर्णता का नियम। इसके बाद है दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण प्रकाश तरंग की से डैश से होता है। तो इसका आंसर होगा क बारंबारता से होता है। दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण इसे प्रकाश की तरंग की बारंबारता से होता है। उसके बाद क्या है? ध्वनि संवेदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था? ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा घ हेमल-होल्ट्ज जो कि 1863 में किया था, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एक बार और आपको बता दूँ तो देखिए ध्वनि संवेदन के सिद्धांत के स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन हेमल-होल्ट्ज जो कि 1863 ये यहाँ पे बोला जाए 1863 में किया गया था हेमल-होल्ट्ज के द्वारा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यही आपके 25 क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपके बारे में इसके सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। इसका आपका सेट ए का पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके अलावा आपकी 4 से 5 या 6 सेट और आएंगे जिसको आपको देखने हैं, बार बार देखने हैं और रिवीजन करने हैं
और धीरे धीरे सारे के सारे आपको याद करके जाने हैं। ऐसे नहीं कि सीधे चले जाइएगा और वहाँ पे कुछ भी टिक करके आ जाइएगा। तो आपके पूरे सेट करवाए जाएंगे